नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम साहित्य सागर में दी हुई संक्षिप्त कहानियों में से 8वीं कहानी बीड में खोया आदमी पढ़ेंगे। लेखक का नाम है लीलाधर शर्मा पर्वती। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती है। ये विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो बच्चों, लेखक हमें जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण की ओर ध्यान दिलाना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम समय रहते इन दोनों समस्याओं पर अपना ध्यान लगाए ताकि इस भीड़ में फिर हम खुद ही ना खो जाए। मेरे एक अभिन्न मित्र है बाबू श्यामलाकांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। तो लेखक का एक मित्र है जिसका नाम है बाबू श्यामलाकांत। काफ़ी सीधे साधे हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार है, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उससे बड़े लापरवाह है। उम्र में वो लेखक से छोटे हैं मगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर दी है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुल्ली की सहायता लेनी पड़ी। तो लेखक के मित्र की बेटी का विवाह था तो उसमें सम्मिलित होने के लिए लेखक को हरिद्वार जाना था। तो ये टिकट लेने के लिए वो 15 दिन पहले ही स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोगों की लंबी कतार खड़ी है। प्रतीक्षा करने के बाद जब उनकी बारी आ गई तो उनको पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है, कोई भी सीट नहीं है। विवाह में जाना ज़रूरी था, इसलिए लेखक को बिना आरक्षण के ही, रिजर्वेशन के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आती है तो लेखक देखते हैं कि गाड़ी के अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ थी, धक्कम धक्का हो रही थी। लेखक के पास सामान बहुत कम था, फिर भी उन्हें कुल्ली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से फटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। तो इस भीड़ में अगर कुल्ली लेखक को खिड़की से अंदर नहीं धकेल देते तो वो गाड़ी में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो अब लेखक को लक्सर में गाड़ी बदलनी थी। किसी भी तरह वो खिड़की से बाहर कूदते हैं और देखते हैं कि
ट्रेन की जो छत है वो यात्रियों से फटी पड़ी है। तो लेखक सोचते हैं कि इन लोगों को ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी इनको अपने प्राणों को संकट में डालने की कि ये ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर हो गई। क्या इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का कोई ध्यान नहीं है? हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का ये हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी बड़ी भीड़ भटक रही होगी। तो लेखक को स्टेशन से लेने के लिए श्यामलकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ आया था। तो उसे पता चला कि उसकी पढ़ाई पूरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं, अब नौकरी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। तो लेखक उससे कहते हैं, आप रोज़गार कार्यालय जो है आप वहाँ क्यों नहीं जाते, तो वो आपकी सहायता कर लेंगे। दीनानाथ कहते हैं कि मैं वहाँ भी गया था, पूरी लाइन में खड़ा रहने पर जब उसकी बारी आई तो अफसर ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम तो लिख लेता हूँ, मगर ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी, कि तुम्हारी योग्यता के और भी काफ़ी सारे व्यक्ति पहले से ही अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो लेखक सोचते हैं कि ये छोटे से शहर का हाल है, तो बड़े बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूस मठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामल बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब तक थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली। तो लेखक जब अपने मित्र के घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ सामान से ठूस मठास और बच्चों की भीड़ देखकर उनका दम घुटने लगता है। तो वो श्यामल बाबू से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तो मित्र कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से सिर छिपाने के लिए इस गली के अंदर ये छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ये दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो लेखक के मित्र ये कहते हैं कि शहर जो है पहले की तुलना में काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है और दूर दूर तक काफ़ी नई कॉलोनीज़ बन गई है। फिर भी न जाने कितने लोग लेखक के मित्र की तरह मकानों के लिए भटक रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देश में जो बढ़ती हुई आबादी है ये उसी का दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और हमारे खाने की सामग्री जो है वो घट रही है। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही है क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं।
वो भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो थोड़ी देर के बाद श्यामला जी की पत्नी जो है वो जलपान लेकर आती है, तो उसके पीछे पीछे उनकी 3 लड़कियां आती हैं और साथ में पल्ला पकड़े 2 लड़के आते हैं। तो लेखक उनकी दुर्बल काया को, उनके दुर्बल शरीर को देखकर और पीला चेहरा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं, कब से आपका ये हाल है, आप कब से अस्वस्थ है, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती है, आप इलाज क्यों नहीं करती है। तो वो बड़ी फीकी मुस्कान मुस्कुराती है और कहती हैं कि भाई साहब, इतने बड़े परिवार में रोज़ कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। अब डॉक्टर के पास तो गई थी मैं अस्पताल दिखाने के लिए, मगर वहाँ पर रोगी से ज़्यादा उनके संबंधी जो होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वो भी अच्छी तरह से देख नहीं पाता है मरीज़ों को। तो आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिचोरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तो मित्र की पत्नी ये कहती है कि मेरी तबीयत तो ढीली ही रहती है। अब सोचा था कि विवाह है तो दर्जी से कपड़े सिलवा लूँगी। बेटे को वहाँ दर्जी के पास भेजा, तो लेकिन जब भी वो दुकान पर गया तो दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाया और कहा कि मैं आपके कपड़े सिल नहीं सकता। तो पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं दुकानदार से, फिर भी हमारा काम जो है समय पर नहीं होता। यद्यपि दुकानें खुल भी गई है, अधिक बढ़ भी गई है, लेकिन फिर भी ग्राहकों की जो भीड़ है वो दुकानें भी हमारे लिए कम पड़ रही है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तो इतने में उसका दूसरा बेटा सुमंत आ जाता है वहाँ पर, थका हुआ है, झुंझलाए स्वर में अपनी माँ से एक कप चाय के लिए बोलता है और कहता है कि आज राशन की दुकान पर उसका पूरा दिन निकल गया, काफ़ी लाइन बड़ी थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी और फिर भी मुझे सामान पूरा नहीं मिला। मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहाँ देखे भीड़ ही भीड़ है। ये भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो लेखक सोचते हैं कि ये सब जो हो रहा है इसका कारण क्या है, जबकि मोहल्ले मोहल्ले में आज दुकानें खुली है, मकान बन भी गए हैं और बनते भी जाते हैं। तो कहते हैं कि और सरकार ने रोज़गार के नए नए तरीके निकाले हैं, रास्ते निकाले हैं। रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, बसों की संख्या भी बढ़ गई है, हमारे जो चिकित्सा सुविधाएं जो है उनका भी विस्तार हुआ है। लोगों की ज़रूरतें जो है फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है। कहते हैं कि लेखक कहता है कि जहाँ भी देखो वहाँ हमें भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये भीड़ क्यों बढ़ रही है? इतनी ज़्यादा भीड़ जो है क्यों हो रही है? क्या इस सब के लिए आदमी जो है, हम खुद उत्तरदायी नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं हैं? घर में बच्चों की भीड़ है, ये भले
ये भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था ना हो, ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या ये भीड़ किसी को सहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि घर में बच्चों की भीड़ है। ये भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, उनके रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था ना हो तो ये भीड़ जो है आगे बढ़कर दुखदाई बन जाती है। लेखक कहते हैं कि अस्पताल में एक भीड़ क्यों है? क्या ये भीड़ हमें अच्छी लगती है? हमें इतने सारे लोगों को इकट्ठे देखना क्या अच्छा लगता है? कहते हैं कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से बीमार नहीं होना चाहता। ठीक है, अगर बीमारी होती है तो वो कुपोषण से होती है। हमारा पालन पोषण जो है अच्छी तरह से होता नहीं है, हम गंदगी से होता है। और जो जो तंग मकान है, छोटे मकान जो है, तो वहाँ जो दूषित वातावरण है उससे बीमारी होती है। अगर परिवार सीमित हो, साफ जलवायु हो, खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो हर आदमी जो है बीमारी से बच सकता है। जो रेल और बस जो है उसमें भीड़ का कारण जो है वो भी यही जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो अनुशासन है उस पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। हमारे जो सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, वहाँ पर इसीलिए नियम और कानून का पालन नहीं होता है। तो जिस काम के लिए हम निकल जाते हैं, चाहे हमें कचहरी जाना हो, दफ्तर जाना हो, अस्पताल जाना हो, हम समय भी ज़्यादा उधर खर्च करते, समय भी ज़्यादा लगाते हैं, शक्ति भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य जो है, हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। हम उस भीड़ में खो जाते हैं। अब भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ ही जाता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि भीड़ में खोया हुआ आदमी जो है, कहते हैं कि ये तो वो समझ ही गया है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का ये परिणाम है। ठीक है, अब लेखक कहते हैं कि मुझे अब अपने मित्र श्यामलकांत को ये सब बताने की, मतलब भीड़ का जो रहस्य है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे खुद ही अब इस मुसीबत को, इस विपदा को झेल रहे हैं। क्योंकि श्यामलकांत का परिवार जो था वो भी नियोजित नहीं था, उसके खुद के 9 बच्चे थे। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामलाकांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वो स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो लेखक कहते हैं ऐसा लगता है कि अगर हम अभी भी संभल नहीं गए, अभी भी हमें होश नहीं आया, अगर हम ऐसे ही श्यामलकांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाते गए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस भीड़ में खो जाएंगे और इससे जो मतलब जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं पैदा होती है उसमें हम पूरी तरह खो जाएंगे, हम नज़र ही नहीं आएंगे। थैंक यू।